चलो स्टूडेंट, तो फिर हम थर्ड नंबर में प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तो मैंने कैश बैंक अकाउंट लिखा है, तो सबको ये प्रॉब्लम रहता है हर बार कि सर हमें कैश अकाउंट लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है, कैश बैंक अकाउंट लिखना है, क्या लिखना है। तो मैं आपको जैसे समझाऊं वैसे ही आपको ये बात को याद रखना है। आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए देखना है कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में क्या वर्ड दिया है। देखो जरा यहाँ पे हमको क्या वर्ड दिया है। हमारी पुरानी बैलेंस शीट में हमको कैश बैंक करके दिया है, तो मैं जो अकाउंट बनाऊंगा कैश बैंक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। ओके, अब इसकी शुरुआत कहां से करनी है, तो आपको याद रखना है ऑलवेज कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड से शुरू करना है। कैश बैंक इकट्ठा लिखा है, साथ में लिखा है तब की बात है। कैश बैंक साथ में लिखा है तो कहां से स्टार्ट करना है, डेबिट साइड से। तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ओके, अब ये अमाउंट कहां से लाएंगे, तो पुरानी बैलेंस शीट से 25,000। कितनी है, 25,000, ये लिख लो, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ी बात कि भी और यहां पे कौन कौन सी एंट्री आने वाली है। तो देखो यहां पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भी सबसे पहले जब आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू किया तो कौन कौन सी एंट्रियां करी थी वो सारी आपको देखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने तो बैलेंस लिखा, चलो ठीक है। फिर क्या लिखा आपने, फिर आपने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस, ओके, वहां पर भी कैश वाली बात नहीं थी। अब फिर क्या लिखा आपने, फिर लिखा डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस, वहां पर भी कैश वाली बात नहीं थी। फिर आपने क्या लिखा, तो आपने लिखा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ यहां पर कैश आई थी, है ना, यहां पर कैश आई थी। तो अब जो कैश आई है ना वो आपको लिखना है। तो देखो कैसे, तो उसके लिए मैंने यहां पे जर्नल एंट्री आपको बना के दी है। ये देखो यहां पे हमने इसके लिए जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके दी है आपको, ताकि आपको समझ में आए। देखो, तो नंबर 4 से यानी नंबर 1, 2, 3 आप एंट्री ना करो तो चलेगा, ठीक है। जनरल एंट्री आपसे मांगी नहीं है, आप ना करो तो चलेगा। लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल, ये दोनों की एंट्री आपको करनी है हर बार, ताकि आपको सब में दिक्कत ना आए। तो जैसे देखो मैंने यहां पे थर्ड नंबर की एंट्री कर दी है, नया पार्टनर जो कैश लेके आया था उसकी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू धन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे कैश अकाउंट है कि नहीं, ओके, यहां पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो आपको कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, क्या लिखोगे, धन्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे आप, धन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं जरा पहले। डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि कैश को डेबिट किया था, तो टू धन्स कैपिटल अकाउंट, और कितनी लेके आया था वो, 2,50,000, ठीक है। फिर कौन सी एंट्री करी थी आपने, तो फिर गुडविल वाली एंट्री करी थी, है ना। तो जरा गुडविल की एंट्री चेक कर लेते हैं, गुडविल की एंट्री चेक करते हैं जरा। आओ, गुडविल में क्या है, ये रही हमारी गुडविल वाली एंट्री। तो गुडविल में सबसे पहले आपने कौन सी एंट्री करी होगी, तो गुडविल में हमने सबसे पहले पुराने गुडविल वाली एंट्री करी होगी। तो पुराने गुडविल यानी ओल्ड गुडविल, क्या एंट्री बनाई, टर्न्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। ये पुरानी गुडविल थी। पुरानी गुडविल जो हमारी थी वो आपने पुराने रेशियो में बांट दी थी, पता है ना आपको, 30,000, 20,000 और ऐसे 50,000 करके आपने वहां पे एंट्री कर दी है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहां पर कहीं कैश है क्या, नहीं है, छोड़ दो उसको। फिर देखो उसके बाद वाली एंट्री, उसके बाद वाली गुडविल में एक एंट्री ये बनती है ओल्ड गुडविल वाली। फिर न्यू पार्टनर्स गुडविल, न्यू पार्टनर्स गुडविल में क्या याद रखना है आपको, तो पहली एंट्री बनती है क्योंकि वो कैश में लेके आया है, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। कितनी कैश लेके आया था वो गुडविल के हिसाब से 50,000, यहां पे लिख दो 50,000। अब यहां पर कैश है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखेंगे। चलो तो वो लिख लेते हैं। चलो लिख लें यहां पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना था 50,000, ठीक है। और कोई एंट्री नहीं बनती है, और एंट्री आपने की थी, कौन सी, देख लो जरा यहां पे, ये एंट्री बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू टर्न्स कैपिटल टू मंथ्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये एंट्री हमने कौन सी करी थी यहां पे, तो 50,000 आपको याद होना चाहिए, 25, ठीक है। ये एंट्री हमने ऐसे कर दी, ओके। तो यहां पर तो कैश है नहीं और कोई जगह कैश आती ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यह बात हमारी खत्म हो चुकी कैश वाली, ठीक है। चलो तो कैश अकाउंट को हम खत्म करें, मतलब क्लोज कर दें, तो क्लोज करते ही आपको पता चल जाएगा कितनी अमाउंट, कितना बैलेंस बचता है। टोटल करते हैं, चलो इसका टोटल आएगा 3,25,000 आएगा, 3,25,000। तो इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों साइड लिख लूं 3,25,000, ठीक है। अब यहां पे बैलेंस कितना निकलेगा, 3,25,000। इसके सामने क्या लिख दूं मैं, बाय बैलेंस सीडी, और ये कहां लिखेंगे, कहां लेके जाएंगे हम, बैलेंस शीट में, कहां लेके जाएंगे हम, बैलेंस शीट में, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। चलो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन वाली बात करेंगे। अब इसको भी जरा अच्छे से समझना। चलो यहां से हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट एज ऑन, अब यहां पे दिक्कत आती है डेट में। सर यहां पे कौन सी डेट लिखे हम, देखो यहां पे आपको 2 डेट दी गई है क्वेश्चन में। यहां पे जो बैलेंस शीट थी वो 31 मार्च 2007 की थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक ये डेट है और उसके बाद अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन में और कोई डेट दे दे, देखो जैसे आपको यहां पे दे दी है 1/4/2007, तो यहां पे कितनी डेट बन गई, 2 डेट बन गई, ठीक है ना। तो ये इस डेट से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। अगर सपोज कर लो ये डेट आपको नहीं दी है, तो फिर कौन सी डेट आपको लिखनी पड़ेगी, 31 मार्च 2007। याद रखना अगर दो अलग अलग डेट है तो ये वाली डेट से हम काम चलाएंगे, और अगर एक ही डेट है, मतलब ये डेट आपको नहीं दी गई है नीचे वाली ये डेट, तब हम क्या करेंगे, इसी डेट से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास 2 डेट हो गई, तो हम कौन सी डेट से काम करेंगे, जो ये नई डेट दी गई है उसी हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पे मैंने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2007 आफ्टर एडमिशन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए पुराना जो भी है वो सारा लिख देना है। तो पुराना जो भी आपके साथ मतलब है वो लिखते जाना है। तो पुराने में तो सबसे पहले क्या आया, गुडविल। याद रखो आफ्टर एडमिशन कभी भी गुडविल आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको वो गुडविल लिखनी नहीं है। तो गुडविल कैंसिल हो गई, ओके। कभी नहीं लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन में आंसर के टाइम उसको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो फिर लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग में तो टिक करी है मैंने, तो लैंड बिल्डिंग लिखूंगा, लेकिन कहां लिखूंगा, इनर कॉलम में। तो देखो जरा मैंने यहां पे लिखा है लैंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 175, ठीक है। फिर मशीन 1 लाख, यहां पर भी ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मशीन लिख दिया और इनर कॉलम में। जहां पर भी आप इनर कॉलम यूज कर रहे हो वहां पे 1-2 लाइन आपकी सहूलियत के हिसाब से छोड़ देना, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इनर कॉलम में जो भी आपने फिगर लिखी उसके बाद 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दो, बाद में दूसरी
आपको पर्टिकुलर लिखनी है। तो मशीन, देखो यहाँ पे मैंने लैंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ दी, फिर मशीन लिखा है, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। फिर देखो क्या है उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक में तो कोई टिक है नहीं, तो 90,000 सीधा ही लिख दिया, स्टॉक 90,000, ठीक है। फिर है डेटर्स 60,000, लेकिन उसमें टिक है, तो क्या किया देखो जरा, डेटर्स मैंने लिखा सॉरी 60,000 है ना, 60,000 ये लिख दिया 60,000 इनर कॉलम में। माइनस बीडीआर करना है, तो माइनस बीडीआर उसमें टिक है, तो ठीक है। फिर मैंने 2 लाइन छोड़ दी है, मुझे 2 लाइन की जरूरत है, तो 2 लाइन मैंने छोड़ दी, ठीक है। आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो। फिर देखो इन्वेस्टमेंट में कोई टिक नहीं है, तो सीधा ही लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, सॉरी जरा ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कोई टिक नहीं है, तो डायरेक्ट 10,000। फिर लिखा है कैश बैंक। अब याद रखो, जिसका भी आपने अकाउंट बनाया ना, उसकी अमाउंट आपको उसके अकाउंट से लेके आनी है, तो ये फिगर आपको नहीं लिखनी है। तो कौन सी फिगर लिखोगे आप, जो उसके अकाउंट में आपने नई ढूंढ के निकाली है ना वो। तो कैश बैंक अकाउंट में आपने कौन सी अमाउंट ढूंढ के निकाली है, जरा चेक कर लो। ये रहा कैश बैंक अकाउंट, उसमें आपने जो अमाउंट ढूंढी वो कितनी आई, 3,25,000। तो आप यहां पर कितनी अमाउंट लिखोगे कैश बैंक में, 3,25,000, ठीक है ना। ओके चलो, तो ये काम हो गया। फिर यहां पे और क्या चीज आपको दी गई है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद रखो, नई बैलेंस शीट में कभी भी डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस पर्टिकुलर रिपीट नहीं होगी। याद रखो क्या बोला मैं, तो ये तो प्रॉफिट लॉस तो डिविजिबल लॉस है, डिविजिबल लॉस रिपीट नहीं करेंगे, मतलब नई बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस कभी भी नई बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ओके चलो देखें आगे। अब जाएंगे, यहां पे सारा खत्म हो गया, अब जाएंगे लायबिलिटी साइड। तो वहां पर देखें जरा क्या है, तो कैपिटल सबसे पहले, तो कैपिटल लिखनी पड़ेगी हमें। तो ये रहा हमारा कैपिटल पोर्शन। पहले यहां पे कैपिटल हमने लिखी, उसमें तन और मन 2 ही थे। अब हमारे पास कितने पार्टनर हो गए, 3। तो मैं जब कैपिटल लिखूंगा तो कितने की लिखूंगा, 3 की, तन मन और नया पार्टनर धन। तो देखो तन मन और धन। अब मैंने जैसे आपको बताया, जिसका आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है उसकी अमाउंट कहां से लेके आओगे, उसके अकाउंट से। तो जो नई आपने अमाउंट ढूंढी है ना, वही लिखना है। तो नई अमाउंट आपने कौन कौन सी ढूंढी है वो जरा देख लें। ये रही आपकी नई अमाउंट जो राउंड की है आपने, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें जो आपने फिगर्स नई ढूंढी 237, 183 और 250, यही फिगर हम यहां पे लिखेंगे। चलो तो पहले यहां पे उसको लिख ले, तन में आएगा 2,37,000, फिर 183 और 2,50,000 धन में, ठीक है। आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इसका टोटल बनेगा 6,70,000, ठीक है। ओके, फिर जरा देखें आगे देखें जरा, और क्या बताएं। आगे हमारे पास है जनरल रिजर्व। मैंने क्या बताया आपको, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस नए बैलेंस शीट में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो बोलो ये आएगा, नहीं आएगा। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा। चलो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में तो कुछ है नहीं, लिख दो 70,000 सीधा ही। तो मैंने लिख दिया क्रेडिटर 70,000, ठीक है। फिर बिल्स पेएबल 30,000, उसमें भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दो बिल्स पेएबल 30,000। ओके, ये मैंने एंट्री कर दी। अब क्या करेंगे, तो अब एडजस्टमेंट वाली बातें इसमें प्लस माइनस कर देंगे। चलो तो एडजस्टमेंट में देखिए जरा कौन कौन सी बातें यहां पे हम करने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट में सबसे पहले देखें तो ये बात नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना। जब भी नई बैलेंस शीट आप बनाओ इसको ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। नए पार्टनर वाली बात ध्यान में नहीं लेना है।
इंक्रीज वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 40,000। इंक्रीज माने बढ़ना, तो क्या करेंगे हम, तो बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, उसको हम प्लस कर देंगे, लैंड बिल्डिंग में प्लस इंक्रीज 40,000। ठीक है, ओके। फिर आपको क्या बताया वो जरा देखें। फिर बताया है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 80,000। अब डिक्रीज टू बी 80,000 का मतलब क्या करते हैं कि भाई इसको 80,000 तक घटा दो, 80,000 तक घटा दो, मतलब कितना मैं माइनस करूंगा, कितना डिक्रीज करूंगा, तो 80,000 आएगा 20,000। ठीक है, ओके। फिर देखें, फिर आपको क्या दिया है, फिर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 10%। भाई डाउटफुल डेट तो 10% रखना है, आपके पास है कितना, ये डाउटफुल डेट ये रहा, उसमें से हम निकालेंगे BDR, आपके पास है कितना, 5,000 है, प्लस आपको और बढ़ाना पड़ा, आपको और बढ़ाना पड़ा था कितना, 1,000। तो ऐसे करके यहां पे कितना लिखा जाएगा, 6,000, तो बाहर आएगा 54,000। कितना आएगा, 54,000 आएगा। ठीक है, और कुछ यहां पे है नहीं, और कुछ नहीं है। तो देखो जरा, आपने यहां पर जितनी भी एंट्री करी एडजस्टमेंट वाली, वो सारी एंट्रियां कहां पर है, तो सारी एंट्रियां आपको ये देखने को मिलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो लैंड बिल्डिंग वाली बात हो गई, हाँ हो गई, मशीनरी वाली बात हो गई, BDR वाली बात हो गई, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस आपका अभी भी बाकी है। तो याद रखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी बातें आपको कहां करनी है, बैलेंस शीट में करनी है, नई बैलेंस शीट में। ये 3 बातें आपने कर ली, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस आपने लिखना अभी बाकी है। तो याद रखो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा वो सारा आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा। बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां दिखाते हैं हम, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड। तो यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना था, 4,000। ठीक है, अब दोनों का आप टोटल करोगे तो दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल। तो कितना आएगा दोनों का टोटल, 7,74,000। कितना आएगा, 7,74,000। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि भी आपको ये क्वेश्चन ऑड लगा या फिर समझ में नहीं आया। पेशेंस के साथ इसको काम करना है। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखना, मैं जितने क्वेश्चन कराऊं एक बार खुद से आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको सारी बातें याद रह जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।